हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ चुके थे, एक संधि का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, चित्र में दिखाए अनुसार 5 व 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के समांतर क्रम में जुड़ा है। सेल से प्राप्त धारा व प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो भी परिपथ दिखाया जा रहा है उसमें यहाँ पर जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल है 2 वोल्ट और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वह 1 ओम के बराबर है। इसके आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शा देंगे। यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है वह 1 ओम के बराबर है। यहाँ पर जो प्रतिरोध जोड़ा गया है वह 5 ओम के बराबर है और नीचे वाला 10 ओम के बराबर है। तो इसको हम लोग किरचॉफ के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग संधि बी की बात करें तो हम लोग संधि बी पर देख रहे हैं कि जो I है वही विभाजित होकर I1 और I2 में विभाजित हो गया है। मतलब यहाँ पर जो I है वही 2 भागों में विभाजित हो गया है, I1 और I2 में। यानी I1 और I2 को अगर जोड़ दिया जाए तो यह I के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले संधि B के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा संधि B के लिए। संधि B के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो I का मान है वह किसके बराबर है? वह I1 प्लस I2 के बराबर है। I का मान I1 प्लस I2 के बराबर है। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। इसकी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वोल्टता नियम लगाएंगे। तो जो ये वाला लूप दिख रहा है, जो ये वाला बंद लूप दिख रहा है, इसमें हम लोग पहले वोल्टता नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बना देते हैं ऐसे, यानी हम लोग को चलना है एंटी क्लॉकवाइज और इसका नाम दे दिया जाए फर्स्ट, यानी लूप फर्स्ट है यह। या इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लूप ABDCA। क्या लिखेंगे इसको? लूप ABDC और जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट को भी रिपीट कर दिया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? बंद लूप, जो दूसरा नियम होता है वह बंद लूप के लिए ही लागू होता है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? बंद लूप ABDCA के लिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लूप 1 के लिए। अगर हम लोग इस ऐसे दर्शा दिए हैं तीर द्वारा तो इसको हम लोग लूप 1 भी लिख सकते हैं, लूप 1 के लिए। और यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे यह लूप 2, इसको क्या दर्शाएंगे? लूप 2 दर्शाया जाएगा। तो अगर बंद लूप 1 की बात की जाए तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि जो धारा का मान है इसमें I के बराबर है। यह धारा किसके बराबर है? I के बराबर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद से हम जानते हैं कि जहाँ पर भी प्रतिरोध मिलेगा उसमें उसके संगत धारा से गुणा करके लिखते हुए हम लोग जोड़ते हुए या घटाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव में लेते हैं गुणनफल को, अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो निगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि धारा की दिशा में ही चल रहे हैं और यदि यहाँ पर धारा का मान I है तो यहाँ पर भी धारा का मान I ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I इंटू R का मान कितना है? यहाँ पर R का मान है 1 ओम। ये हो गया I गुणे 1। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, कोई प्रतिरोध नहीं मिला। आगे बढ़ते हुए जब जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5 ओम का प्रतिरोध और इसमें जो धारा का मान है वो I1 के बराबर है। क्योंकि हम लोग धारा की दिशा में ही जा रहे थे इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस I1 इंटू 5। ये हो जाएगा I1 इंटू 5 इक्वल टू, अब इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है तो हम लोग इक्वल टू के आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने सेल लगे हुए हैं। तो सेल इसमें एक ही दिख रहा है और चूँकि जब हम लोग ऐसे चल रहे थे CABD की अनुदिश तो प्लस से माइनस की तरफ जाना पड़ रहा है। अगर सेल को पार करना है तो माइनस से प्लस की तरफ जाना पड़ रहा है, प्लस से माइनस की तरफ नहीं, माइनस से प्लस की तरफ जाना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह पॉजिटिव में होता है और यदि प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान निगेटिव में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 वोल्ट है तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। इसमें अब कोई सेल नहीं है तो सेल के बारे में अब नहीं लिखना है। इसको अगर सिंपल में लिखा जाए तो I का मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। अगर समीकरण 1 का प्रयोग कर दिया जाए तो I का मान लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पर हो गया 5I1 इक्वल टू 2। या अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह और यह दोनों सजाती हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 5I1 यहाँ पर है और एक सिंगल I1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह 6I1, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 6I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 2।
ये जो आई का मान है वो कहाँ से रखा गया था, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। उसके बाद से समीकरण 2 तो बन गया। उसके बाद हम चलेंगे बंद लूप 2 में, यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डी बी एफ जी डी, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बंद लूप डी बी एफ जी डी में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बंद लूप 2 में, बंद लूप 2 में। अब यहाँ पर अगर समीकरण लिखते हैं तो समीकरण क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अगर डी से अगर बी की तरफ जाते हैं तो हम लोग को धारा के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। जब धारा के विपरीत दिशा में चलना है तो यहाँ पर जो गुणनफल होगा धारा और प्रतिरोध का वह निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -5 × I1, क्या होगा 5 × I1 हो जाएगा। उसके बाद से जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो धारा का मान है वह I2 है और जो प्रतिरोध है वह 10 ओम है, और यहाँ पर चूँकि वो धारा की दिशा में ही चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा +10 I2 = अब इसमें देखेंगे सेल कितने हैं, तो सेल एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सेल अगर एक भी नहीं है तो जो इसका विद्युत वाहक बल होगा वह 0 के बराबर होगा। ये हो गया। उसके बाद से अब इन दोनों समीकरणों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को थोड़ा सा और ईजी बना दिया जाए। अगर इसमें हम लोग -5 से भाग दे देते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा I1 - 2I2 = 0। अब समीकरण 2 को अगर देखा जाए तो हाँ, इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखा जाए तो कोई भी पद बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी एक पद को बराबर करना पड़ेगा। और किसी पद को बराबर करने के लिए अगर हम लोग I1 को बराबर करना चाहते हैं, I1 वाले पद को, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर I2 वाले पद को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दिया जाए तो जब समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर 6 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह 12 I1 के बराबर होगा। उसके बाद से फिर इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह +2 I2 के बराबर होगा। उसके बाद से जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह 4। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को हल करके हम लोग को I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 में कि -2 I2 है यहाँ पर और यहाँ पर है +2 I2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह वाला पद विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ा जाए, समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कितना होगा यह, I1 और 12 I1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 13 I1। फिर उसके बाद से -2 I2 है और यहाँ पर +2 I2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अब पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, दोनों का परिमाण बराबर है। यहाँ पर 0 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 4, या I1 बराबर लिख सकते हैं 4/13 एम्पियर। अब जो I1 का मान मिला है इसी मान को रख देंगे किसी भी एक समीकरण में तो हम लोग I2 का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो I1 का मान किस में रखा जाए, I1 का मान रख दिया जाए समीकरण नंबर 3 में। कहाँ रखा जाए, I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, थर्ड समीकरण में रखा जाए तो यहाँ पर जब हम लोग I1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा यह 4/13 -2 I2 = 0, या -2 I2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4/13 बराबर +2 I2। इधर निगेटिव है, जब इसको इस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा यह पॉजिटिव। फिर अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर I2 का जो मान होगा वह हो जाएगा, 2 से अगर भाग देते हैं तो 4 में, तो यहाँ पर बचेगा 2 और बट्टा 13 एम्पियर। तो दोनों प्रतिरोधों में हम लोग जो धारा का मान है वह ज्ञात कर चुके हैं। 5 ओम में धारा का मान है कितना, 4/13 एम्पियर, और 10 ओम में 2/13 एम्पियर के बराबर है। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल इसमें भी 2 लूप दिख रहे हैं। एक लूप ये वाला है, ये वाला, इसको बना देते हैं बंद लूप 1 और इसको बना देते हैं बंद लूप 2।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके लिए, बंद लूप 1 के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर धारा का जो यहाँ पर तीर दिखाई दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि बना हो पहले से फिगर में, हम लोग को खुद बनाना पड़ता है। और ये बनाने के लिए हम लोग अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं। और कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग धारा का मान अगर उल्टे दिशा में मान लेते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वह निगेटिव में आएगी। तो फिर से हम उसको सही कर सकते हैं हल करने के बाद। तो तीर लगाते समय ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी वैसे तीर लगा सकते हैं। वैसे कोशिश किया जाता है कि मतलब लॉजिकल तरीके से एरो को दिखाया जाए। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ से एक धारा प्रवाहित होते हुए आ रही है और एक धारा यहाँ से प्रवाहित होते हुए आ रही है, और दोनों ही इसमें आके मिल जा रहे हैं। दोनों धाराएं यहाँ पर आके साथ में चलती हैं। तो जब ये साथ में चलेंगी तो इसमें जो धारा का मान होगा वह इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। हो गया क्लियर? चलिए तो बंद लूप 1 से स्टार्ट करते हैं। बंद लूप 1 से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग इस दिशा में चलते हैं, अगर 20 स्टार्ट किया जाए और तीर की दिशा में अगर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग को विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है। यहाँ पर विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिरोध है नहीं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रतिरोध है ही नहीं। तो जहाँ प्रतिरोध मिलेगा वहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले जो प्रतिरोध मिला है वह 4.5 मिला है, और जो इसमें धारा का मान है वह I1 प्लस I2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.5 इंटू I1 प्लस I2। उसके बाद से जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पर धारक दिशा किधर है, यहाँ पर धारक दिशा इधर है। तो अगर हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं तो निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 गुणे धारा का मान कितना है इसमें, I2 है। I2 इक्वल टू, इसमें जो सेल होगा उसको देखेंगे तो सेल एक ही मिल रहा है, और जो सेल में हम लोग जब 20 से A की तरफ चल रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, और जब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वह निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इजी कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर हम 4.5 से अगर गुणा करते हैं इसमें तो हो जाएगा यह 4.5 I1, फिर प्लस इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये भी 4.5 इंटू I2, माइनस 1 का गुणा करेंगे I2 में तो यह बचेगा I2 इक्वल टू -2, या I2 वाले पद को जोड़ देंगे या घटा देंगे चिन्ह के अनुसार। तो यह पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो यहाँ पर इसमें से यह घटेगा, तो यह तो उतार लेंगे पहले। तो हो जाएगा यह 4.5 I1, और इसमें से जब यह घटाएंगे तो हो जाएगा यह प्लस 3.5 I2 इक्वल टू -2। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलेंगे बंद लूप 2 में। तो बंद लूप 2 में चलने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो अगर हम लोग ये से स्टार्ट करते हुए इधर बढ़ते हैं धारा की दिशा में, तो यहाँ पर मिलेगा 1 ओम प्रतिरोध, और जो धारा का मान है वह किसके बराबर है, वह I1 माना गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू I1। चूँकि धारा की दिशा में चल रहे थे इसलिए निगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद से जब हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी धारा की दिशा में ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा गुणनफल को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5, और गुणे इसमें भी धारा का मान कितना है, I1 प्लस I2 के ही बराबर है। बराबर इसमें अगर सेल देखा जाए तो सेल के लिए अगर हम लोग ऐसे बढ़ते हैं इधर से A से D की तरफ, जैसे पहले इसको लिखने के लिए बढ़े थे, तो यहाँ पर भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चित्र बनाने में गलत हो गया है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, इधर माइनस होना चाहिए था। तो हम लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वह भी निगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 1 है, और यह निगेटिव में रहेगा, -1 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह 4.5 I1 प्लस I2 इक्वल टू -1। अब क्या किया जाए, चूंकि ये वाले दोनों पद सजाते दिख रहे हैं, इसमें भी I1 है इसमें भी I1 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा यह 5.5। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4.5 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह 5.5 I1 प्लस I2 इक्वल टू -1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो इन दोनों को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक पद को बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर किया जाए, तो
यहाँ पर I2 वाले पद को बराबर करना उचित रहेगा। तो I2 वाले पद को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3.5 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 3.5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लिया जाए। हाँ, इस समीकरण तो ऐसे रहने देंगे, समीकरण 1 को ऐसे रहने देंगे, लेकिन समीकरण 2 में 3.5 से गुणा करेंगे। क्या करना है, समीकरण 2 में 3.5 से गुणा करने पर गुणा किया जाए। तो जब 3.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 5.5 में 3.5 से। तो यहाँ पर पहले दर्शा दे रहे हैं, 5.5 में गुणा करना है 3.5 से। उसके बाद से फिर ये हो जाएगा I1। फिर जब इसमें गुणा करेंगे इस वाले पद में, तो हो जाएगा यह 3.5 गुणे I2, और फिर जब -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह -3.5। अब यहाँ पर 5.5 में गुणा करना है 3.5 से। गुणा करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे। क्या करना है, 3.5 में गुणा करना है 5.5 से। कितना मिलेगा, यहाँ पर 19.25 मिलेगा। कितना हो गया है, ये हो गया 19.25। ये हो गया I1 प्लस यहाँ पर बचा है 3.5 I2 बराबर -3.5, और यहाँ पर इसको बना दिया जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को ही हल करना है, और समीकरण 3 और 1 को हल करने के लिए किसी एक पद को विलुप्त करना पड़ेगा। और एक पद को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 3 को, या समीकरण 3 में से घटा देंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 3 से घटाते हैं समीकरण 1 को, घटा दिया जाए। तो 19.25 में से घटाएंगे 4.5, कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर 12 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा यह 7। फिर उसके बाद से यहाँ पर बचा है 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा यह 14.75। यहाँ पर हो जाएगा I1। इधर इसमें से जब यह घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -3.5 में से घटाएंगे -2, तो निगेटिव में ही बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1.5। ये हो गया 1.5 के बराबर, या I1 का मान हो जाएगा -1.5 बट्टा 14.75। यहाँ पर भी अगर भाग दे दिया जाए सीधे बिना 5 से काटे तो कितना मिलेगा, यह भी कैलकुलेटर का यूज करके निकालेंगे। तो ये 1.5 में भाग देना है 14.75 से। कितना मिलेगा, यहाँ पर 0.1016। तो यहाँ पर 0.10 ही लेंगे। कितना मिलेगा यह 0.10, या सीधे लिख सकते हैं I1 का मान है 0.1 एम्पियर। इसके लगभग यह बराबर है। अब ज्ञात करना है I2 का मान। I2 का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी एक समीकरण में I1 का मान रखेंगे तो I2 का मान भी ज्ञात हो जाएगा। किस समीकरण का प्रयोग किया जाए, तो समीकरण नंबर 2 का प्रयोग किया जाए। समीकरण 2 में अगर हम लोग I1 का मान रखते हैं, यहाँ पर अगर समीकरण 2 में I1 का मान रखते हैं तो I2 का मान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर बचा है 5.5 I1। हाँ, I1 का मान कितना है, I1 का मान मिला था 0.1 एम्पियर। कितना है, 0.1 एम्पियर है। फिर प्लस I2 बराबर -1, या जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा यह 0.55 प्लस I2 इक्वल टू -1, या I2 इक्वल टू होगा -1, और ये भी जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और जब माइनस में होगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो I2 का मान मिलेगा -1.55
5 एम्पियर, इसके लगभग बराबर होगा यह। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो I1 और I2 दोनों का मान मिला है वह निगेटिव में मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर हम तीर द्वारा धारा की दिशा को दर्शाए हैं वह उल्टा दर्शाया गया है। यानी जो I2 का मान होगा, जो धारा प्रवाहित हो रही होगी, इसमें उसकी दिशा इधर ना होकर इधर होगी। वैसे ही यहाँ पर भी ये भी निगेटिव मिला है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो धारा की दिशा हम लोग यहाँ पर दर्शाए हैं उसकी भी दिशा इधर ना होकर इधर होगी। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु। ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें हम लोग किरचॉफ का नियम का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ के नियम का प्रयोग करने से पहले हम यह समझेंगे कि यह व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो इसमें जो ये प्रतिरोध दिख रहा है, इसमें से 3 प्रतिरोध तो ज्ञात होते हैं, लेकिन अगर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, जैसे यश का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसकी संरचना समझते हैं। तो संरचना में इसमें समचतुर्भुज के आकार में 4 भुजाएं होती है, जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R और S। इसमें से P, Q और R का मान तो ज्ञात होता है, लेकिन जो चौथा प्रतिरोध होता है उसका मान ज्ञात नहीं होता, इसी का मान ज्ञात करना होता है। तो इन तीनों प्रतिरोधों को बोलते हैं ज्ञात प्रतिरोध और इसको बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो समचतुर्भुज ABCD है, इसके A और C के बीच में एक सेल जोड़ दिया जाता है और इसके साथ में एक कुंजी लगा दिया जाता है, एक स्विच लगा दिया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, B और D के बीच में, जो बिगड़ B और D है, इसके बीच में एक धारामापी लगाया जाता है और एक यहाँ पर कुंजी K2 लगाया जाता है। यहाँ पर कुंजी K1 है और यहाँ पर कुंजी K2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? संरचना समझ में आ गया। अब सिद्धांत क्या है, तो इसमें से P और Q तो एकदम फिक्स होते हैं, लेकिन R के मान को बदल के हम लोग यह देखते हैं कि किस स्थिति में जो धारामापी है उसमें विक्षेप शून्य हो जाता है। विक्षेप शून्य होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यानी अगर B और D के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, उस समय जो धारामापी होगा उसमें विक्षेप का मान शून्य होगा, ना तो इधर होगा ना तो इधर होगा, शून्य के बराबर होगा। और यह शून्य क्या दर्शाता है कि इस पथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, जब ऐसा कंडीशन मिलेगा, उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो P/Q का मान होता है वह R/S के बराबर होता है। यानी P और Q के बीच में, P और Q का जो अनुपात होता है वह R और S के अनुपात के बराबर होता है। हो गया क्लियर? ये तो सिद्धांत हो गया। रचना भी समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश P, Q, R और S प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, जिसमें से P, Q और R तो ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जबकि जो S होता है वह अज्ञात प्रतिरोध होता है। और इसी अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना पड़ता है। इसको ज्ञात करने के लिए जो सिद्धांत है वह यह है कि जब धारामापी में विक्षेप शून्य होता है तो इसमें और इसमें जो प्रतिरोध होते हैं उनका अनुपात इसमें और इसमें जो प्रतिरोध होते हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। यानी P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। हो गया क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कैसे बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 लूप बन रहे हैं। वैसे तो कई लूप बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 लूप पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे। जैसे यहाँ पर बंद लूप 1 है और यहाँ पर बंद लूप 2 है। तो सबसे पहले बात करेंगे बंद लूप 1 के लिए। बंद लूप 1 के लिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इधर से स्टार्ट किया जाए, हाँ, सबसे पहले तो यह माना गया है कि इसमें जो धारा का मान है वह किसके बराबर है, I के बराबर है। अब यही जो धारा होगी वही जब यहाँ पर पहुँचेगी बिंदु A पर, तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, I1 और I2 में। और फिर से यह, अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है B और D के बीच में, तो अगर यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर भी I1 ही होगा। लेकिन अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही होती, उस समय इसमें और इसमें दोनों के मान बदल जाते। यानी यहाँ पर I1 होता तो यहाँ पर I1 से कुछ कम होता, क्योंकि धारा यहाँ से विभाजित हो जाती। लेकिन यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी धारा का मान I1 होगा और इसमें भी धारा का मान I1 होगा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर धारा का मान I2 है तो यहाँ पर भी धारा का मान I2 ही होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बंद लूप 1 के लिए। तो अगर हम लोग 20 स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसे आगे बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा वह निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -PI1। यहाँ पर क्या होगा, PI1। फिर जब इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव। यहाँ पर चूँकि हम लोग धारा की दिशा में ही चल रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
RI2 इक्वल टू, इसमें देखेंगे सेल कितने हैं, तो सेल एक भी नहीं है। तो जब सेल एक भी नहीं है तो जो EMF का मान होगा वह 0 के बराबर होगा। या अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो इसको जब इधर भेजेंगे तो निगेटिव होगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और बचेगा PI1 इक्वल टू RI2। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, बंद लूप 2 में चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बंद लूप 2 की बात करेंगे। बंद लूप 2 में, तो अगर बंद लूप 2 में चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग C से स्टार्ट करते हैं तो चूंकि यहाँ पर हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर भी निगेटिव देना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे इसका और इसका गुणनफल, यानी निगेटिव में होगा -QI1। फिर जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आते आते हम लोग धारा की दिशा में चल रहे हैं, प्रतिरोध का मान यस है, धारा का मान I2 है, तो यहाँ पर प्लस में लिखेंगे +I2 प्लस यस I2 इक्वल टू 0। या पक्षांतर करेंगे तो फिर से यहाँ पर भी मिलेगा QI1 इक्वल टू यस I2। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग देना है। तो अगर समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिया जाए क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा PI1 अपान QI1 इक्वल टू RI2 अपान यस I2। I1 से I1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को फाइनल में मिलेगा P अपान Q इक्वल टू R अपान यस। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। और यहाँ से अगर हम लोग को यस का मान ज्ञात करना हो तो यस बराबर लिख सकते हैं P अपान Q और इंटू यस। क्या हो जाएगा, P अपान Q इंटू यस के बराबर, P अपान Q इंटू R के बराबर होगा। क्या होगा, यहाँ पर R के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक है परिपथ दे दिया गया है, इसमें बोला गया कि संलग्न परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि A व B के बीच 4 वोल्ट 0.4 ओमेगा की बैटरी जोड़ दें तो विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसको पहले सिंपल में बनाएंगे। सिंपल में कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है A, यहाँ पर क्या है A है। उसके बाद से फिर जो इधर वाला सिरा है उसको मान लेते हैं B, यहाँ पर क्या है B है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, C और D को ऊपर और नीचे बनाएंगे। यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर हो गया D। हम लोग देख रहे हैं कि A और C के बीच में, यहाँ पर क्या है C है, A और C के बीच में कितना प्रतिरोध है, 3 ओम है। अगर ऐसे हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 3 ओम के बराबर है। उसके बाद से फिर हम लोग देख रहे हैं कि C और D के बीच में, C और D के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध है। किसके बराबर है, यह 10 ओम के बराबर है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि A और D के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है। A और D के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है, तो यहाँ पर बना देंगे 2 ओम, यहाँ पर है 2 ओम। उसके बाद से फिर D और B के बीच में, D और B के बीच में है प्रतिरोध 4 ओम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 4 ओम है, 4 ओम हो गया। और अब हम लोग देखेंगे C और B के बीच का प्रतिरोध, यह किसके बराबर है, तो यह 6 ओम के बराबर है। तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। यहाँ सबसे पहले तो हम लोग को यह देखना है कि यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को यह देखना पड़ेगा क्या इन दोनों का अनुपात के बराबर है। देख लिया जाए, जैसे यहाँ पर 3 और 6 का अनुपात कितना होगा, 1/2 होगा। फिर वैसे यहाँ पर 2 और 4 का अनुपात कितना होगा, 2 और 4 का अनुपात कितना हो जाएगा, यह भी 1/2 ही होगा। यहाँ पर अगर हम 3 से काटे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2 होगा। यहाँ पर अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर भी 1/2 ही होगा। तो इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3/6 है वह 2/4 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है।
संतुलित मतलब क्या होता है, अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है तो जो सेतु होता है वह संतुलित होता है। या इसके विपरीत, अगर इसमें धारा 0 है तब भी जो सेतु होगा वह संतुलित होगा। अगर इसमें जो इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम देखे थे, अगर धारा मापनी में विक्षेप 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेतु है व्हीटस्टोन सेतु वह संतुलित अवस्था में है। या इसके विपरीत हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है तब भी जो सेतु होगा वह संतुलित होगा, बैलेंस में होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग को यह तो मिल गया कि जो सेतु है वह संतुलित है। तो जब संतुलित होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बेकार मान सकते हैं। यानी जो 10 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है इसको हम लोग बेकार मान सकते हैं। और जब बेकार मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हटा सकते हैं। तो जब हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाया जा सकता है। इसमें जो बीच वाला प्रतिरोध था उसको गायब कर दिया गया क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पर है 6 ओम, उसके बाद से यहाँ पर है 2 ओम और यहाँ पर है 4 ओम। 4 ओम हो गया। यह बिंदु ए है और यह बिंदु सी है और यह बिंदु डी है और यहाँ पर बिंदु बी है। ये हो गया। अब हम लोग को तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो जब तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि यह और यह पहले किस क्रम में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे पहले। तो लिखा जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 ओम तथा 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। और इसको मान लेते हैं कि यह R1 के बराबर है। किसके बराबर है, R1 के बराबर। और जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतिरोध तो उनको हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा यह 9 ओम के बराबर। ऐसे ही 2 ओम और 4 ओम के तुल्य प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम तथा 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा यह, इसको भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं और मान लेते हैं कि ये R2 के बराबर है। तो R2 बराबर होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 यानी ये हो जाएगा 6 ओम के बराबर होगा। ये हो गया 6 ओम के बराबर। उसके बाद से अब जो यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ऊपर कितना बचा है, ऊपर दोनों को मिलाकर बचा है 9 ओम और नीचे है कितना, 6 ओम। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ऊपर है, एक मिनट, ऊपर है 9 ओम और नीचे है 6 ओम। यह 9 ओम के बराबर है और यह 6 ओम के बराबर है। यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। अब ये दोनों समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो जिसका तुल्य प्रतिरोध होगा यानी जो R होगा वह कैसे लिखेंगे, तो 1/R = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। यहाँ पर पहले ही बताना पड़ेगा कि क्या है, R1 और R2 समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2, जहाँ पर R क्या है, R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध है। तो 1/R = लिख सकते हैं 1/9 + 1/6। इसको सॉल्व किया जाए तो 1/R = हो जाएगा 6 और 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर अपान नीचे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यह कितना होगा, यह 54। कितना हो गया, 54 हो गया। या 1/R बराबर हो गया 15/54। अब अगर इन दोनों में 3 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर जब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा यह 5 और इसमें जब 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, यह 3 × 3 और यहाँ पर हो गया ये 3 और 8 24 यानी 18 हो जाएगा। यानी 1/R का मान कितना है, 5/18 है। या जब R का मान ज्ञात करना होगा तो R बराबर हो जाएगा 18/5। या अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा R = 3 बार में जाएगा, पहले भाग देंगे तो उसके बाद से बचा है 3 के आगे 0 बढ़ा देंगे दशमलव लगा के तो हो जाएगा यह 30 और जब 30 में भाग देंगे 5 से तो हो जाएगा यह 6 यानी
3.6 ओम के बराबर होगा इसका तुल्य प्रतिरोध। इसके आगे भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि ए व बी के बीच 4 वोल्ट और 0.4 ओम की बैटरी जोड़ दें तो विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या करना है इसको भी समझ लिया जाए। इसमें ऊपर हम लोग देख रहे थे क्या मिला था, ऊपर मिला था हम लोग को 2 संयोजन मिले थे। यहाँ पर था 6 ओम और उसके बाद से यहाँ पर था 3 ओम, फिर यहाँ पर 4 ओम था और फिर यहाँ पर था 2 ओम। यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब इसके बीच में ए और बी के बीच में एक ऐसा सेल जोड़ा जा रहा है जिसका विद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट और जिसका आंतरिक प्रतिरोध है वह 0.4 ओम के बराबर है। ऐसे जोड़ दिया गया। ये कितना है, ये 6 ओम है। ये कितना है, ये 3 ओम है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 ओम है। यहाँ पर 2 ओम है और जो सेल है वह 4 वोल्ट के बराबर है, यानी जो इसका विद्युत वाहक बल है वह 4 वोल्ट के बराबर है और जो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है वह 0.4 ओम के बराबर है। अब क्या करना है, अगर हम लोग को और भी आगे पूरे परिपथ के लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो ये तो 1 हो गए और इसका मान कितना था, इसका तुल्य प्रतिरोध का मान था 3.6 ओम। तो अगर इसको भी हम लोग शामिल कर लें तो इसके यह श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो यहाँ आप लिखेंगे कि 3.6 तथा 0.4 का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे सीधे। तो जो फाइनल आर डैश का मान होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 3.6 और प्लस 0.4। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह बचेगा 4 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, यह 4 ओम के बराबर होगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा का मान कितना है, यानी यहाँ पर जो आई का मान है वह कितना है। उसके बाद से हम लोग I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं यह I1 है और यह वाला मान लेते हैं I2 है। तो जो धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी वही धारा यहाँ पर भी प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर भी यह I1 के बराबर ही होगा और यहाँ पर भी यह I1 के बराबर ही होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो I का मान है वह कितना है। I का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो विद्युत वाहक बल है सेल का उसमें जो कुल प्रतिरोध मिला है उससे भाग दे देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारा का मान किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है E/R। किसके बराबर होगा, यह E/R के बराबर होगा। E का मान कितना है, E का मान मिला था 4 वोल्ट और फिर R का मान हम लोग ज्ञात किए थे 4 से अगर 4 में भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर I का मान हो जाएगा 1 के बराबर। I बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर। अब हम लोग को ज्ञात करना है I1 और I2। इतना तो कन्फर्म हो गया I का मान 1 है। अब जो I1 और I2 का मान होगा वह कैसे संबंधित होंगे यह भी समझ लिया जाए। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 और I2 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, यह I के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I इक्वल टू या I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होगा, यह I के बराबर होगा। और I का मान अभी हम लोग याद किए हैं 1 के बराबर है। तो I1 प्लस I2 बराबर होगा 1। कितना हो जाएगा, यह I1 प्लस I2 बराबर 1। या यहाँ से I2 का मान अगर ज्ञात किया जाए, अगर यहाँ से हम लोग I2 का मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस I1 के बराबर। किसके बराबर होगा, I2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस I1 के बराबर। अब चूंकि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो इनमें दोनों का विभवांतर समान होता है। यानी अगर इस रास्ते से हम लोग चलते हैं तब भी A और B के बीच में विभवांतर वही होगा और जब हम लोग A और मतलब इस रास्ते से चलते हैं नीचे से तब भी E और B के बीच का विभवांतर वही होगा। और विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध से गुणा कर देते हैं उसके धारा में। यानी हम जानते हैं जो V होता है वह I/R के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे V1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें धारा का मान कितना है, धारा का मान है I1। ये हो गया I1, 1 मिनट। और I1 में किससे गुणा करना है, जो इसमें प्रतिरोध है। तो 6 ओम और 3 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध मिला था वह 9 ओम के बराबर था। तो हो जाएगा 9। 6 और 3 को जोड़ देंगे कितना होगा, यह 9 होगा। और उसी तरह से अगर हम लोग V2 का मान ज्ञात करें तो V2 बराबर हो जाएगा
इधर I2 है तो I2 में गुणा करना पड़ेगा किससे, 6 से। 6 से गुणा कर दिए। अब ये दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही A और B के बीच का ही विभवांतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9I1 बराबर हो जाएगा यह 6I2। किसके बराबर होगा, 9I1 6I2 के बराबर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो I2 का मान है, अभी हम लोग क्या ज्ञात किए थे, अभी हम लोग I2 का मान ज्ञात किए थे, कितना मिला था, 1 - I1 के बराबर। इसके बराबर था 1 - I1 के बराबर था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9I1 = 6 × I2 का मान क्या होगा, 1 - I1। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यह 9I1 = जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यह -6I1। इसको भी ले चलेंगे उधर उस साइड में, तो निगेटिव है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9I1 प्लस क्या होगा यहाँ पर, प्लस 6I1 = 6। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह कितना, 15 हो जाएगा। ये हो गया 15I1 बराबर 6, या I1 बराबर हो जाएगा 6/15। जब 3 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 5 एम्पियर के बराबर होगा। यानी जो ऊपर धारा प्रवाहित होगी 6 ओम में और 3 ओम में वह 2/5 एम्पियर के बराबर होगी। अब नीचे वाली धारा का मान ज्ञात करना है, I2 का मान ज्ञात करना है। तभी हम लोग देखें कि जो I2 का मान है वह 6 - I1 के बराबर है, 1 - I1 के बराबर है। क्या देखा गया था अभी, I2 का मान था 1 - I1 के बराबर, यहाँ हम लोग याद किए थे नीचे। यहाँ पर I2 बराबर क्या था, 1 - I1 के बराबर था। तो यहाँ से हम जब I2 का मान ज्ञात करेंगे तो I2 बराबर हो जाएगा 1 - I1 का मान कितना है, I1 का मान मिला था अभी, कितना मिला था, 2/5। ये हो गया था 2/5 के बराबर। जब इसका गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा यह I2 बराबर 5 - 2/5, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/5 एम्पियर के बराबर इसमें धारा का मान होगा। हो गया क्लियर। यानी I1 का मान हो जाएगा, I1 का मान क्या है, जो यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम में धारा का मान प्रवाहित हो रही है वह I1 का मान है, और जो 4 ओम और 2 ओम में प्रवाहित हो रही है वह I2 का मान है। तो I1 का मान क्या मिला था, I1 का मान मिला था 2/5 एम्पियर, और उसके बाद से जो I2 का मान मिला है वह मिला है 3/5 एम्पियर के बराबर। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल दे दिया गया इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। चित्र A से R का मान, चित्र B से X का मान ज्ञात कीजिए। तो यह वाला आप लोग के लिए होमवर्क होगा, क्योंकि अगर संतुलित है तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को R' का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर X का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, हल ही कर देना है इसको। इसमें हम लोग देख रहे हैं संतुलित है तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा संतुलित, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा संतुलित व्हीटस्टोन क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए, R' या R ही लिखा गया है, यहाँ पर R का मान पूछ रहा है, क्या लिखेंगे, R/40 = 100/200। 200 हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। 40 को जब इधर भेज देंगे तो R बराबर हो जाएगा 40/2। कितना हो गया, 40/2 हो गया। जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा यह R बराबर 20 ओम के बराबर होगा। हो गया क्लियर। दूसरे चित्र में चलते हैं। दूसरे चित्र में भी वैसे ही अगर संतुलित है तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। यानी यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 4/8 बराबर 2/x। यहाँ पर जब काटेंगे या ऐसे ही x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा 2 पहले से था इधर, जब ये दोनों इधर आएंगे तो हो जाएगा यह 8/4। अब यहाँ पर अगर हम लोग 4 से काटते हैं 8 को तो यहाँ पर बचेगा 2 और 2 का गुणा कर देंगे, x का मान हो जाएगा 4 ओम के बराबर। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मीटर सेतु।
मीटर सेतु हम लोग को पढ़ना है, तो जो मीटर सेतु होता है वह हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसकी संरचना पहले समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो यल आकार की तांबे की पत्तियाँ होती हैं। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये दोनों यल आकार के हैं और ये दोनों तांबे की पट्टियाँ हैं। इनके बीच में जो ए और सी दिख रहा है, इसके बीच में एक 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटर का तार लगाया जाता है, जो कि समरूप होता है। यह तार क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, यानी कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक और पत्ती होती है, यह भी तांबे की पत्ती होती है। इसके एक सिरे को जोड़ दिया जाता है यहाँ पर प्रतिरोध बाक्स से, यानी इसके और इसके बीच में जो यल वाला पत्ती था उसके बीच में, और जो ये सीधी पत्ती है इसके बीच में एक प्रतिरोध बाक्स जोड़ दिया जाता है, जो कि आर का काम करता है। जो यहाँ पर बना था वह आर का काम करता है। उसके बाद से फिर जिसका भी प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, अज्ञात प्रतिरोध यस, उसको इसके और इसके बीच में जोड़ा जाता है। ये हो गया। यह किसका काम करता है, यह यस का काम करता है। और बाकी जो पी और क्यू होते हैं वह यहाँ से बनते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जो टी होता है, बिंदु टी, उससे धारामापी को जोड़कर यहाँ पर एक विसर्पी लगा दिया जाता है, जॉकी लगा दिया जाता है, जिसको इधर उधर सरका के हम लोग धारामापी में शून्य विक्षेप स्थिति देखते हैं। यानी जहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति हो जाएगी वहीं पर यह जो सेतु होगा वह संतुलित हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे अगर यहाँ पर शून्य हो जाता है, हम लोग इधर उधर सरकाते हैं, यहाँ पर आते हुए अगर शून्य हो जाता है धारामापी का विक्षेप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह वाला प्रतिरोध होगा और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिरोध होगा, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। हो गया क्लियर, ये हो गया। उसके बाद से ये तो ऊपर वाला भाग हो गया। अब क्या करते हैं, इसके मतलब यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ से एक सेल जोड़ दिया जाता है, जो कि धारा नियंत्रक द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इसमें धारा का मान, यहाँ पर एक कुंजी लगा दी जाती है। ये पूरा हो गया संरचना। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तांबे की 2 यल आकार की पट्टियाँ होती हैं और यहाँ पर एक आई आकार का होता है। अब इसके और इसके बीच में प्रतिरोध आर का मान जोड़ दिया जाता है, यानी प्रतिरोध बाक्स जोड़ दिया जाता है, जो कि आर का काम करता है। और जिसका भी प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको इसके और इसके बीच में जोड़ा जाता है, यहाँ पर जोड़ा जाता है। और यह अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ पर जो यश दिख रहा था मीटर सेतु में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, वह यश का काम यहाँ पर करेगा, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम लोग विसर्पी को इधर उधर सरकाते हैं तो जो इसकी लंबाई होती है वह बदलती है। जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी लंबाई घटेगी, जब इसकी लंबाई घटेगी तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। इस तरह से हम लोग सरका के क्या करते हैं, इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलित कब होता है, जब धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। हो गया। यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया होता है, यहाँ पर एक कुंजी होती है और यहाँ पर एक होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक द्वारा क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित किया जाता है। जब हम लोग इसको इधर सरका देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, जब इधर सरकाएंगे तो धारा का मान अधिक हो जाएगा, जब इधर सरकाएंगे तो धारा का मान कम होगा। जितना ही ये वाला भाग अधिक रहेगा उतना ही धारा का मान भी कम होता है। हो गया क्लियर। ये तो हो गया संरचना। अब इसका सिद्धांत क्या है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, यह समझ लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं कि यल लंबाई पर, यानी ए से यल दूरी पर कोई बिंदु बी है जहाँ पर धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, कार्यविधि इसका समझेंगे पहले। सबसे पहले क्या करते हैं कि कुंजी के को पहले दबा दिया जाता है, जिससे इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। जब धारा प्रवाहित होगी तो अब क्या करेंगे, जो विसर्पी होगा, यानी यहाँ पर जो धारामापी होगा उससे संबंधित जो विसर्पी होगा, जॉकी होगा, उसको इधर उधर सरकाएंगे और देखेंगे कहाँ पर यह शून्य विक्षेप स्थिति में आता है। तो अगर यहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति में आ जाता है तो मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक की दूरी जो है वो कितनी है, यल है। ये किसके बराबर है, यल के बराबर है। और जब यह यल के बराबर हो गया तो बी से सी तक की जो दूरी होगी वह किसके बराबर होगी, वह 100 माइनस यल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 100 माइनस यल के बराबर होगी। तो चूंकि हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह वाला क्या है, यह वाला पी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह क्या है, पी है। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वह क्या है, क्यू है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे पी का मान। क्या ज्ञात करेंगे, पी का मान ज्ञात करेंगे। तो पी बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आर होता है, प्रतिरोध होता है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होता है, रो इंटू क्या होगा, रो इंटू यल अपान ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रो इंटू यल अपान ए के बराबर होता है। जहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पर अगर P का मान ज्ञात करना है तो इस तार का जो, यानी ए से लेकर सी तक जो तार है उसका मान लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, रो के बराबर है। तो हो जाएगा रो इंटू लंबाई कितनी है, यल है। और मान लेते हैं कि जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो कैपिटल ए के बराबर है। ये हो गया। उसके बाद से फिर
हम लोग Q का मान ज्ञात करेंगे, तो Q का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा रो, और जो लंबाई होगी वह 100 माइनस यल होगी। अगर यह 1 मीटर लंबा तार है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक यल ख़त्म हो गया तो 100 में से कितना बचा है, 100 में से 100 माइनस यल बचा है। तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, 100 माइनस यल के बराबर लंबाई हो जाएगी। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह अभी भी वही है, दोनों के लिए वही है, इस पार्ट के लिए भी वही है और दूसरे पार्ट के लिए भी वही है। हो गया क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो P/Q का मान होता है वह R/S के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, P/Q। यहाँ पर लिखेंगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/S। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S होता है। P का मान कितना है, P का मान है रो इंटू L/A। उसके बाद से Q का मान कितना है, Q का मान है रो इंटू 100 माइनस L/A इक्वल टू R/S। क्या हो जाएगा, R/S के बराबर होगा। रो से रो कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर या ऐसे लिख सकते हैं इसको, L/100 माइनस यल इक्वल टू R/S। या यहाँ से अगर यस का मान ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात करना है, तो यस बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस यल जो होगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यस 100 माइनस यल। एक मिनट, इसको थोड़ा और साफ लिखा जाए। क्या होगा यहाँ पर 100 माइनस यल और इंटू यहाँ पर हो जाएगा यह R, और इस तरह से हम लोग यश का मान ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को बस प्रतिरोध बॉक्स में जो R का मान है, प्रतिरोध का मान है, वह ज्ञात होना चाहिए और ये वाली लंबाई ज्ञात होनी चाहिए, ये से लेकर B तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया कि मीटर ब्रिज से, यानी जो मीटर सेतु है उसी को क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग में तार के एक सिरे से अविक्षेप बिंदु की दूरी, यानी जहाँ पर विक्षेप स्थिति शून्य हो जाती है उस बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि संतुलन के लिए 3.6 ओम का प्रतिरोध काम में लाया गया है तो अज्ञात प्रतिरोध यश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो भी है पहले लिख लिया जाए। जैसे यहाँ पर यल का मान कितना है, यल का मान है 25 सेंटीमीटर। कितना, यह 25 सेंटीमीटर है। जो कैपिटल आर का मान है वो कितना है, यह है 3.6 ओम। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो यश का मान होगा वो किसके बराबर होगा, तो 100 माइनस यल अपान यल इंटू आर के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस यल का मान कितना है, 25 है, फिर यल का मान कितना है, यहाँ पर भी 25 है, और गुणे आर का मान कितना है, इसका मान है 3.6। किसके बराबर है, यह 3.6 के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग 100 में से अगर 25 घटाते हैं तो हो जाएगा यह 75, और नीचे जो 25 है और नीचे 25 ही रहेगा, और गुणे हो गया 3.6। या अगर हम लोग 25 से काट देते हैं तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3.6। अब 3 का गुणा कर देंगे 3.6 में तो कितना होगा, ये हो जाएगा 18 का 8 होगा, फिर 9 और 1 10, यानी 10.8 ओम के बराबर हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध का मान। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट पढ़ना है विभवमापी, पोटेंशियोमीटर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले विभवमापी द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, विभवमापी द्वारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं, या दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी संरचना समझ लिया जाए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का तख्ता होता है जिसमें लगभग 10 मीटर का तार लगा होता है कई टुकड़ों के रूप में। यहाँ पर 4 ही टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लगभग 10 टुकड़े होते हैं। 10 मीटर का तार होता है, और जो इसका जो लास्ट सिरा होता है यहाँ पर, ये वाला सिरा
और यहाँ पर ए वाला सिरा यानी ए और बिंदु सिरा ए और बी के बीच में, हाँ यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि जो ये तार लगे होते हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए होते हैं, क्योंकि अगर 10 मीटर तार को फैलाया जाए तो बहुत बड़ा यंत्र बनेगा, इसलिए क्या किया जाता है, इसको इतना ही में एडजस्ट कर दिया जाता है। कैसे एडजस्ट करते हैं, तो 1-1 मीटर की लंबाई में इसको काट लिया जाता है और प्रत्येक को श्रेणी क्रम में तांबे की पत्तियों द्वारा जोड़ दिया जाता है ऐसे। हाँ, इसमें क्या होता है, ए और बी के बीच में एक धारामापी लगा होता है, एक बैटरी होता है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक कोई कुंजी या स्विच है और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक है। यानी इस पूरे परिपथ को ए और बी के बीच में जोड़ा जाता है। और इसको अगर आप पूरा विस्तार से समझे तो ये क्या है, ए और बी के बीच में जो तार दिख रहा है उसको अगर हम सीधा बना दें तो ये वाला भाग बनेगा, ये वाला। इसको कई टुकड़ों में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ए से बी तक एकदम सीधे बना दिया गया है। अब ए और बी के बीच में क्या है, बैटरी है, कुंजी है, धारा नियंत्रक है। अब यहाँ पर जो ये वाला परिपथ बन रहा है, ये वाला जो लूप बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक परिपथ। यानी इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना तो बना होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिस सेल का भी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं ए सिरे से। उसके बाद से जो यहाँ पर दूसरा सिरा होता है, निगेटिव जो टर्मिनल होता है, उसको एक धारामापी से जोड़ते हैं, यहाँ पर धारामापी से जोड़ दिया जाता है। और धारामापी से जोड़ने के बाद से जो जॉकी होता है, जो विसर्पी होता है, उसको इधर उधर सरका के हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। तो सबसे पहले तो संरचना हो गया। अब क्या करना है, कार्यविधि समझना है। कार्यविधि में क्या होगा, हम लोग यह क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी के को दबा देंगे। यहाँ पर जब कुंजी के को दबाएंगे तो ए और बी के बीच में विभवांतर आरोपित हो जाएगा। क्या होगा, ए और बी के बीच में विभवांतर आरोपित होगा, क्योंकि ये जो तार होगा इसमें विभव पतन होगा प्रत्येक दूरी पर, प्रत्येक लंबाई पर। तो ए और बी के बीच में विभवांतर आरोपित होगा। जैसे अगर सेल का जो बैटरी है, इसका अगर विद्युत वाहक बल कितना है, 48 वोल्ट है, तो ये जो विद्युत वाहक बल होगा वह ए और बी के बीच में समान रूप से विभाजित हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर 48 है तो यहाँ पर जाते जाते बी पर जाते जाते कितना हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। यानी इसका विभव पतन कितना हुआ है, 48 वोल्ट का विभव पतन हुआ है। लेकिन अगर इसके बीच में हम देखें तो 48 से घटते हुए 0 तक पहुँचता है। यानी यहाँ पर हो सकता है कि 48 है तो यहाँ पर हो सकता है कि 46 हो, यहाँ पर क्या हो सकता है 44 हो। इसी तरह से घटते 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 यहाँ पर आते आते 0 हो जाता है। हो गया क्लियर। यहाँ पर क्या करते हैं, ए और बी के बीच में जो विभव प्रवणता होता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी यहाँ पर बैटरी होगी उसके विद्युत वाहक बल में जो इसकी लंबाई होगी, यानी ए और बी के बीच में जो इतना विभवांतर होगा, जितना भी विभवांतर होगा उसको क्या करेंगे, उसको विभाजित कर देंगे इस पूरे लंबाई से। किससे विभाजित करेंगे, पूरी लंबाई से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे विभव प्रवर्तक की का मान। क्या हो जाएगा, यह विभव प्रवर्तक की का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से फिर द्वितीयक परिपथ तैयार करेंगे। द्वितीयक परिपथ तैयार करने के लिए जैसे यहाँ पर किसी बैटरी का, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, इसके रेड टर्मिनल को किसी धारामापी से जोड़कर इधर उधर सरकाएंगे। तो जब इधर उधर सरकाएंगे तो जहाँ पर धारामापी में विक्षेप शून्य होगा वहाँ पर क्या होगा, जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा और जो ए और पी के बीच का विभवांतर होगा वह बराबर होगा। क्योंकि जो यह विभवांतर है वो क्या करेगा, इसमें इधर से धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेगा, ऐसे धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक वोल्टेज है और यहाँ पर कम वोल्टेज है। तो हमेशा जो धारा की दिशा होती है वह हमेशा अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ होती है। तो धारा इधर प्रवाहित होने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सेल होगा वह धारा को इस दिशा में प्रवाहित करने की कोशिश करेगा, इसी दिशा में। क्योंकि हमेशा जो धारा प्रवाहित होती है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो यह जो सेल होगा इधर धक्का लगाएगा आवेश पर, और जो यहाँ पर जो विभव पतन हुआ है उसके वजह से धक्का इस पर लगेगा, जो आवेश है इस पर इस दिशा में धक्का लगेगा। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पर इसमें धारा का मान शून्य हो जाएगा। यानी अगर इसमें हम लोग धारा का मान शून्य करना चाहते हैं द्वितीयक परिपथ में, सेकेंडरी सर्किट में, तो क्या होना चाहिए कि जो ए और पी के बीच का विभवांतर है वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए। तो अगर यह लंबाई पर धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होती है तो जो ई का मान होगा वह किसके बराबर होगा, वह के इंटू
यल के बराबर होगा। इसके बराबर हो जाएगा के इंटू यल के बराबर होगा। यहाँ पर जो ए और पी के बीच का विभवांतर है वो किसके बराबर है, के इंटू यल के बराबर है। यानी प्रत्येकांक लंबाई पर अगर विभव पतन के हो रहा है तो यल लंबाई पर कितना होगा, यल से गुणा करना पड़ेगा। तो जब यल से गुणा करेंगे तो ए और पी के बीच में जो विभव पतन हुआ होगा वह मान ज्ञात होगा। अब इसी विभव पतन का मुकाबला होगा बैटरी से, सेल से। अब अगर दोनों का विद्युत वाहक बल, यानी अगर सेल का विद्युत वाहक बल और जो विभव पतन हुआ है वह दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप शून्य होगा। और इस शून्य विक्षेप की स्थिति से हम लोग समझ सकते हैं कि ई का मान के इंटू यल के बराबर होगा। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके उपयोग देखेंगे। उपयोग कैसे देखना है, तो इसमें हम लोग दो तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। या तो दो बैटरियों के सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए, यानी अगर दो बैटरी दिए गए हों और उनके सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलना करना हो कि कौन कितना अधिक है कौन कितना कम है। या ऐसे भी कि अगर किसी एक का विद्युत वाहक बल का मान दिया गया हो तो दूसरे का भी अगर ज्ञात करना हो तब भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ तो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था। जो प्राइमरी सर्किट था वह पहले जैसे ही रहेगा, लेकिन जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर दो भागों में इसको विभाजित कर लेंगे। एक भाग यहाँ पर होगा जिसमें बैटरी जो सेल होगा वह E1 लगा होगा। इस भाग में सेल E1 लगा है और इसमें E2 लगा है। यहाँ पर कुंजी K1 है और यहाँ पर कुंजी K2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कुंजी K1 को दबाएंगे। हाँ, यहाँ पर के को तो पहले दबा लेना है। जब के को दबा लेंगे तभी ए और बी के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको दबा लेंगे, ए और बी के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यानी ए और इसके बीच में कोई भी बिंदु हो तो इसके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, K1 पहले दबाएंगे। जब K1 दबाएंगे तो ये वाला फ्री होगा, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब K1 को दबाएंगे तो यह वाला परिपथ काम करेगा, ऐसे यह वाला परिपथ काम करेगा। हो गया। लेकिन जब कुंजी K2 दबाएंगे तब यह वाला परिपथ काम करेगा, यह वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी K1 को दबा के देखेंगे और देखेंगे कि पहले विक्षेप किस स्थिति में प्राप्त हो रही है। तो जब K1 को दबाएंगे तो जो E1 का मान मिलेगा, तो मान लेते हैं कि L1 दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, L1 दूरी पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। तो जो E1 का मान होगा वह K इंटू L1 के बराबर होगा। के क्या है, के ए और बी के बीच का जो तार है उसका विभव प्रवणता है, के सबके लिए समान होगा। तो E1 बराबर हो जाएगा के L1। फिर ऐसे जब कुंजी K2 को दबाएंगे तब E2 प्राप्त होगा और तब E2 के बराबर हम लिख सकते हैं, E2 बराबर हो जाएगा के इंटू L2 के बराबर। L2 क्या है, ए से लेकर P2 की दूरी है। पहले जब कुंजी K1 दबाए थे तो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी थी, L1 थी। यानी धारामापी में विक्षेप P1 पर मिला था और P1 की ए से दूरी L1 थी। जब कुंजी K2 को दबाए हैं तब धारामापी में विक्षेप शून्य कहाँ पर मिला है, P2 पर मिला है। और P2 की ए से दूरी कितनी है, L2 है। तो यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा के इंटू L1 और यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा के इंटू L2। अब यदि हम लोग को अगर समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 से भाग दे दिया जाए, समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 से भाग देते हैं, 1 में 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा, E1 अपान E2 इक्वल टू के L1 अपान के L2। के से के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। चूँकि L1 और L2 का मान तो हम लोग विक्षेप की स्थिति से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें से अगर कोई भी मान पता हो तो हम लोग दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर यदि E1 का मान पता हो तो E2 का मान ज्ञात कर सकते हैं और यदि E2 का मान पता हो तो E1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका दूसरा उपयोग है। दूसरे उपयोग में हम लोग यह देखेंगे कि कैसे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए भी हम लोग विभवमापी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे एक बैटरी जोड़ा गया। बैटरी से जोड़कर पहले हम लोग P1 स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त कर लेंगे और मान लेते हैं कि यह दूरी कितनी है, L1 के बराबर है। इसके बराबर है यह
L1 के बराबर है। तो चूंकि इस समय यहाँ पर कुंजी K1 नहीं दबा है, कुंजी K1 नहीं दबा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इसमें सेल ही है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसमें सिर्फ सेल है। तो जब सेल है तो सेल का विद्युत वाहक बल E का मान प्राप्त होगा, यानी E बराबर हो जाएगा, कितना होगा ये हो जाएगा K इंटू L1 के बराबर होगा। किसके बराबर हो गया, K इंटू L1 के बराबर हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें ये वाला भी नहीं जुड़ा है। अब क्या करेंगे, कुंजी K1 को भी दबा देंगे। जब कुंजी K1 को दबाएंगे तो ये क्या होगा, यह भी इसमें शामिल हो जाएगा, और तब जो मुकाबला होगा वह किसके बीच होगा, तब सेल के विद्युत वाहक बल के बीच नहीं होगा, बल्कि टर्मिनल विभवांतर के बीच में होगा। और टर्मिनल विभवांतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू K इंटू L2। यहाँ पर जो धारामापी विक्षेप मिला है वह P2 पर मिला है, और मान लेते हैं कि यह दूरी कितनी है, L2 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इंटू L2 के बराबर। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग E और V का अनुपात ज्ञात करना चाहते हो, यानी E अपान V का मान ज्ञात करना हो, तो हो जाएगा यह L1 अपान L2 के बराबर। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तो E अपान V बराबर हो जाएगा L1 अपान L2। ये हो गया। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, समीकरण 1 में भाग दिया गया है समीकरण 2 से। इतना हो गया। चूँकि हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का मान जानते हैं कि किसके बराबर होता है, R बराबर होता है R इंटू E अपान V -1। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R इंटू E अपान V -1, या स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा R इंटू E अपान V का मान क्या है, E अपान V का मान है L1 अपान L2 -1, या स्मॉल r बराबर हो जाएगा R इंटू L1 अपान L2 -1। और इस तरह से हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सेल का। हो गया क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।